वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन, जो आपका फिजिक्स में आता है, जिसमें हम आज करेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर 8 और 9 में हमने पढ़ा हुआ है कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट की और फोर्स का क्या कारण होता है मोशन का, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्स है उसकी नीड होती है चेंज करने के लिए स्पीड या डायरेक्शन किसकी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर हमने उसकी स्पीड को चेंज करना है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हमें किसकी नीड होती है, किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। तो हमने ऑलवेज ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है किसी भी हाइट से, अगर ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो कहाँ पे आता है, किस साइड गिरता है, अर्थ की साइड आता है। हमें ये भी पता है कि जितने भी प्लैनेट्स जो हैं वो किसके अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। इन सभी केसेस में कोई ना कोई फोर्स है जो एक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पे, चाहे वो प्लैनेट्स हो गए, चाहे वो मून है जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब इन सभी पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। इसाक न्यूटन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ समझी कि जो सेम फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, कि जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, जो मून जो है अर्थ के अराउंड जो मूव कर रहा है, और जो हम ऑब्जेक्ट ऊपर से जब कोई गिरता है किसी हाइट से जो अर्थ की साइड आता है, इन सभी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना टर्म है, जो फोर्स है वो सेम एक ही फोर्स है, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरलाइन करके रखिए, वो फोर्स जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे गिरने से अर्थ के ऊपर आता है, जिसके कारण सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, जिसके कारण मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस चैप्टर में हम यही टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा। साथ में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें ग्रेविटेशन फोर्स जो हो अर्थ में उस पर क्या इफेक्ट होता है। साथ में स्टडी करने वाले हैं वेट ऑफ बॉडी कैसे चेंज होता है, और कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो हैं फ्लोट करते हैं लिक्विड्स में। लेकिन सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन क्या होता है। हमें पता है मून जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसे अपवर्ड फेंकते हैं वो कुछ सर्टेन हाइट तक जाता है, उसके बाद जो होता है नीचे गिर जाता है। आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, दोबारा कहाँ पे आ जाती है, नीचे आ जाती है। आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हो, दोबारा कहाँ पे आती है, नीचे आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब न्यूटन ने देखा एक ट्री के नीचे जब बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरा। एप्पल ट्री के नीचे बैठे होंगे, उनके ऊपर एक एप्पल गिरा। तो जो एप्पल का गिरना था उसके कारण ही न्यूटन ने सोचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा एप्पल गिरा है ऊपर से, उनके दिमाग में सोच आ गई, वो सोचना स्टार्ट हो गए कि अगर अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है एक एप्पल को, अर्थ ने अट्रैक्ट किया एप्पल को तो एप्पल नीचे आ गया, तो कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, तो क्या वो मून को अट्रैक्ट नहीं करती होगी, क्या जो फोर्स है वो सेम होगी दोनों केसेस में। उन्होंने सोचा और ये मतलब माना कि एक ही टाइप की फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों केसेस में, जो एप्पल आ रहा है नीचे गिर रहा है और जो मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, इन दोनों में एक ही फोर्स एक्ट कर रही है। और उन्होंने ये आर्ग्यू किया, ये माना कि ईच पॉइंट पे जो ऑर्बिट का जो है, जिस ऑर्बिट पे मून जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो हर एक ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे जो मून है वो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है, फॉल हो रहा है। जबकि उसे वो स्टेट जाता ही नहीं है। अब कोई भी चीज़ अगर गोल घूमती है, ठीक है, घूम रही है, गोल ही घूम रही है, इस तरह मून भी गोल ही घूम रहा है, वो स्टेट क्यों नहीं जाता। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, अगर मून गिर रहा है अर्थ पे, लेकिन हमें तो कभी दिखा नहीं कि मून जो है वो अर्थ पे गिर रहा है, ऐसा तो कभी लगता नहीं देखने से। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि मोशन ऑफ मून को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आप अंडरस्टैंड कीजिए। एक पीस लीजिए थ्रेड का, थ्रेड ले सकते हैं, एक छोटा सा स्टोन उसके एक एंड पे आपने बांध देना है, और दूसरा जो एंड है ना थ्रेड का वो आपने पकड़ लेना है और उसे घुमाना शुरू कर देना है गोल गोल। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए एक एंड को पकड़ा है और इस तरह से ऑर्बिटल शेप में जो है और थ्रेड स्टोन को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब जो मोशन है स्टोन की वो आपने देखना है।
इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद थ्रेड को छोड़ देना है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन देखनी है स्टोन की, कि वो स्टोन कहाँ गया, क्या वो अभी भी रिवॉल्व कर रहा है छोड़ने के बाद या कहीं पे चला गया। जैसे ही थ्रेड आपका रिलीज़ होगा, जो स्टोन मूव कर रहा था ना सर्कुलर पाथ में, तो कुछ सर्टेन स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है एवरी पॉइंट पे। जो चेंज होती है उसकी डायरेक्शन, उससे उसकी उसमें क्या होता है, वेलोसिटी भी उसकी चेंज हो जाती है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाती है। और वो फोर्स जो है जिसके कारण एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होती है, जिसके कारण जो बॉडी मूव कर रही थी सर्कुलर पाथ में, वो एक्ट कहाँ से कर रही थी, सेंटर से एक्ट कर रही थी। जो उसको मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए था ना, ये यहाँ पे तो दिखा रहे, हमने पकड़ा हुआ था उसे हाथ में, हमारा ये यहाँ पे सेंटर था, इसके कारण ही वो गोल गोल घूम रहा था। जिस फोर्स के कारण ये मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं इसे। ये कहाँ से अप्लाई हो रही थी, सेंटर से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे ही इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ, नहीं रही। नहीं कब रही, जब हमने उसका एंड छोड़ दिया। तो उस टाइम पे जैसे ये सेंटीमीटर फोर्स नहीं रही, तो स्टोन जो था वो उड़ के चला गया एक स्ट्रेट लाइन में। ये जो स्ट्रेट लाइन जो थी, ये टेंजेंट होता है उस सर्कुलर पाथ का। कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे ये वाली लाइन को आप छोड़ सकते हैं, जैसे ये आपका रिवॉल्व करता हुआ इस तरह से कहीं स्ट्रेट चला जाएगा। और टेंजेंट क्या होता है, जब भी कोई किसी सर्कल को कोई लाइन टच करती है किसी पॉइंट पे, जस्ट एक पॉइंट पे टच करती है बाहर से, उसे आप टेंजेंट कहते हैं। जो मोशन होती है मून की अराउंड द अर्थ, वो किसके कारण होती है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होती है। तभी तो मून गिरता नहीं है, मून जस्ट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ रही है, अर्थ से आ रही है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन एक्ट कर रहा है, अर्थ। अगर यहाँ पे ऐसी कोई फोर्स नहीं होगी, मीन्स अर्थ ही नहीं होगी, तो मून भी उस स्टोन की तरह एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा मोशन में। ये हमने देखा है कि जो फॉलिंग एप्पल है वो अट्रैक्ट हुआ किस तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। क्या एप्पल अट्रैक्ट नहीं करता अर्थ को? अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है अपनी साइड, तो क्या एप्पल जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है। अगर कर सकता है, तो हमें क्यों नहीं दिखता कि अर्थ भी एप्पल की साइड मूव कर रही है? ये हमें क्यों नहीं, हम क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था न्यूटन का, एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। एप्पल जो है वो अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन हो रहा है अर्थ की साइड से, तो रिएक्शन होगा एप्पल में भी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई भी फोर्स जो है अप्लाई हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि कोई भी अगर फोर्स जो है, अगर कोई भी हमें फोर्स फाइंड करनी है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती है, जो मास होता है ऑब्जेक्ट का। और मास जो है एप्पल का, वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो के बराबर है एज कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ। मीन्स एप्पल का मास क्या है और अर्थ का मास क्या है, ना के बराबर ही है ना। एप्पल तो अर्थ के आगे ना के बराबर ही है। इसीलिए जो फोर्स है एप्पल की, वो हमें दिखाई नहीं देगी यहाँ पे। तो फोर्स जस्ट किसकी हो रही है, अर्थ की। इसलिए हम नहीं दे सकते कि जो अर्थ है वो भी मूव कर रही है किसकी साइड, एप्पल की साइड। एक्सटेंड कीजिए सेम आर्ग्यूमेंट कि क्यों अर्थ जो है वो मूव नहीं करती मून की साइड। क्यों? क्योंकि मास जो है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू मास ऑफ मून। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। तो इसी आर्ग्यूमेंट के, सेम आर्ग्यूमेंट से हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है फोर्स किसमें, सन में और प्लैनेट में भी। इसी फैक्ट को आगे करते हुए न्यूटन ने ये कंक्लूड किया कि सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट नहीं करती एप्पल और मून को, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स में। किसी फोर्स में अट्रैक्ट करते ही करते हैं। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरलाइन करके रखिए मेन टर्म्स को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो था हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये लॉ आपको क्या कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो
दूसरे अदर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ जो प्रोपोर्शनल है, डिपेंड है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पे, और इन्वर्सली किस पे डिपेंड है, प्रोपोर्शनल है स्केयर की डिस्टेंस का, जो उन दोनों के बीच में स्केयर हो डिस्टेंस होगी उसके स्केयर्स पे। और जो फोर्स होगी वो किस पे डिपेंड करती है, अलोंग द लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों सेंटर को। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। ए का मास कैपिटल एम दिया गया है, बी का मास आपका स्मॉल एम दिया गया है। तो जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड क्या करती है, प्रोपोर्शनल किसके है, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। और इन दोनों के सेंटर में देखिए डिफरेंस कितनी है इन दोनों ऑब्जेक्ट में, स्मॉल डी। तो इसीलिए ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसका, डिस्टेंस का स्केयर, दैट इज डी का स्केयर। उसी तरह यहीं पे आपको बताया गया है कि अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी जिनके मासेस कैपिटल एम और स्मॉल एम हैं, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, डी डिस्टेंस पे हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों ऑब्जेक्ट में है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे, और इन्वर्सली, आपका इन्वर्सली मीन्स रेसिप्रोकली, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी आपकी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, ये आ गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपका आ गया नीचे वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपने जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है आपका जी। जी को यहाँ पे कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो जी है ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या किया है, ये आपकी आ गई यूनिवर्सल इक्वेशन जो है, ये आ गई ग्रेविटेशन की। इस साइड है वो डी को मल्टीप्लाई कर दिया है एफ के साथ, यहाँ पे आ गया आपका जी एम क्रॉस एम। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर पाएँ। अभी आपका एफ टी इसके था, मैं राइट साइड में लिख रही है, जो एम क्रॉस एम जी के साथ था वो यहाँ पे डिवाइड में आ गया जी, आपकी जी की वैल्यू आ गई। ऐसा यूनिट जो जी का है वो ऑब्टेन्ड होगा जब हम यूनिट लगाएंगे फोर्स के, डिस्टेंस के और मास के, ठीक है। तो वो आता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फोर्स का यूनिट था आपका न्यूटन, वो आ गया, डिस्टेंस का आपका मीटर, तो स्क्वायर है ना, ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया, नीचे मास इसका भी केजी था, इसीलिए केजी स्क्वायर आया है, लेकिन पर केजी स्क्वायर है। आप वैल्यू देख रहे होंगे ऊपर -2 है। जो वैल्यू है जी की, जो फाउंड मतलब पाई गई है, किसने फाउंड की है, हेनरी कैवेंडिश ने एक सेंसिटिव वैलेंस यूज़ करके। वो कितनी है एक्सेप्टेड वैल्यू, जो है मतलब कांस्टेंट वैल्यू है जो यूज़ की जाती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वो है आपकी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी होती है, आपको लर्न करनी है वैल्यू। हमें पता है कि कोई ना कोई फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है जब अट्रैक्शन होती है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। कंप्यूट कीजिए वैल्यू उस फोर्स की जो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में है, जो आपके साथ में बैठा हो। तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है, फोर्स है आप दोनों के बीच में कि नहीं है। ये जस्ट आपको एक एक्टिविटी के टाइप बताया गया है। तो मेन से ये भी पूछा गया है कि आप क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते फोर्स के, क्योंकि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बोला है कि आप हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई फोर्स होती है, लेकिन आप उस फोर्स को क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आप में और आपके जो फ्रेंड का मास है ना, यहाँ पे वेट है, वो मोस्टली इक्वल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इक्वल है, इसलिए दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है बहुत सारे फिनोमेना जो आपस में क्या है, अनकनेक्टेड हैं, आपस में उनको कनेक्शन कोई नहीं है, लेकिन उनको ये एक्सप्लेन कर रहा है। वो फोर्स जो बाइंड करती है, हमें अर्थ से जोड़े रखती है, हम अर्थ पे चल पाते हैं। वो मोशन ऑफ मून जो अर्थ के अराउंड होती है, मोशन प्लैनेट्स की जो सन के अराउंड होती है, वो टाइड्स जो किसके कारण होती हैं, मून और सन में, ड्यू टू मून एंड द सन। लहरें उठती हैं, आपको पता लहरें उठती हैं मून और सन के कारण। ये रीज़न हम बाद में फाइंड करेंगे। इन सभी रीज़न को फाइंड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसीलिए ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है आज का आपका टॉपिक, ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।